आज हमने 10th क्लास का पहला लेक्चर पढ़ना है फिज़िक्स का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक नई टर्म आपने सुनी है जो आपने आज पढ़नी है। बच्चे आप लोगों ने 9th क्लास में वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा था। आपने कहा था टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड या अलॉन्ग या अबाउट अ फिक्स पोजीशन। उसकी एग्जांपल आप लोग देते थे सीसा या स्विंग, झूला जो है वो एक ही पोजीशन की जैसे आगे पीछे हरकत होती है। तो इसी की एक स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की, उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी डेफिनेशन ये आप लोगों ने समझ लें कि प्योर रट्टा लगानी है। जब भी 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी तो आपने यही लिखना है और इसके साथ एक चीज़ एग्जाम्पल ऐड करनी है, वो मैं बता दूंगा। टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पोजीशन इन विच, ये लाइन ऐड होगी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं फासले को। ये वाली डेफिनेशन, ये वाली जो लाइन है वो आगे आपकी कैलकुलेशन में क्लियर होगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। Acceleration is directly proportional to its displacement and its direction is always toward the mean position. अब इसकी बेहतरीन एक एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। और यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैस स्प्रिंग सिस्टम और क्या नाम है, सिंपल पेंडुलम। पिछले साल मैस स्प्रिंग सिस्टम पेपर में आया था। इस साल इस चैप्टर में से जो है वो न्यूमेरिकल आया है, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में से मेरे ख्याल में तीसरा न्यूमेरिकल था। हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम, लफ्ज़ बता रहा है हॉरिजेंटली एक मैस स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉल पेन होती है, फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग को मैंने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से जोड़ा हुआ है और यहाँ पर मैंने जो है ना कोई चीज़ ये इसके साथ अटैच की हुई है। अब ये जिस वक्त, अब ये देखिए पहली डायग्राम मैंने दिखाई हुई है कि ये मैस है और ये इसकी मीन पोजीशन है, जहाँ पर खड़ा होगा वो उसकी मीन पोजीशन है, दरमियान वाली, ठीक है। और वो उस पॉइंट को मैंने लेबल किया O। अब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैस था, मैंने जब फोर्स अप्लाई किया तो ये स्प्रिंग साथ क्या करेगा, खिंचता आएगा। क्या होता जाएगा, खिंचता जाएगा। तो वो फर्ज करें, लेट्स सपोज जब फोर्स इज अप्लाइड ऑन मैस M देन इट रीच टू पोजीशन A, यानी मैक्सिमम पोजीशन। इलास्टिक लिमिट के अंदर आपने देखा होगा स्प्रिंग को अगर ज़रूरत से ज़्यादा खींच दें तो उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। और अगर उसे इलास्टिक लिमिट के अंदर छोड़ें तो वो वापस अपनी जगह पर आ सकता है। तो इलास्टिसिटी इसमें बहुत अहम है, बेसिक कंडीशन है, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अब जब आपने इसको इस पोजीशन से यहाँ पोजीशन पर ले गए तो ये वाली इसकी पोजीशन को मैंने नाम दिया एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम कहते हैं इंतहाई पोजीशन, मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है। मीन पोजीशन कहते हैं दरमियानी पोजीशन को। अब जब मैंने फोर्स हटानी है इसके ऊपर से तो ये क्या करेगा, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगा। क्यों, कौन सी वो फोर्स है जो इसको मजबूर कर रही है वापस आने के लिए? 2 फोर्सेस और 2 ही ऑब्जेक्टिव जो पेपर में आनी ही आनी है आपकी। वो लफ्ज़ हैं 2। पहली चीज़ है रीस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग भी पढ़ते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और दूसरी बेटा टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया आपने पढ़ा था, एजेंसी है जो अगेंस्ट वर्क करती है किस चीज़ के, पढ़ी थी ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर इनर्शिया की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। तो इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स 2 बेसिक कंडीशन, और तीसरी बेसिक कंडीशन इसकी है इलास्टिसिटी। तो ये 3 बेसिक कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ये अलग से शॉर्ट पूछा जाता है आपसे। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया क्या है? जब मैंने स्प्रिंग को ऐसे खींचा तो स्प्रिंग के अगेंस्ट में क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो उसकी बॉडी के अंदर, उसके अंदर एक फोर्स जो है वो रीस्टोर हो रही है। और वो रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को, जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा उस बॉडी को मजबूर करेगी कि अपनी मीन पोजीशन की तरफ आए। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है
जो बॉडी को पुश या पुल करती है और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। ये आप डेफिनेशन भी पढ़ेंगे आगे। रीस्टोरिंग लफ्ज़ बता रहा है, रीस्टोर हुई हुई है, दोबारा स्टोर हुई हुई। मैंने जब उसको फोर्स लगाई, खींचा, तो उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई। वो फोर्स, दिस रीस्टोरिंग फोर्स कंपेल द ऑब्जेक्ट टू मूव टुवर्ड द मीन पोजीशन, मजबूर करती है ऑब्जेक्ट को कि वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आए। फिर ये स्प्रिंग ऐसे वापस आना, ये मैंने खींचा, अब ये स्प्रिंग ऐसे वापस आना शुरू होगा। वापस आकर क्या ये ओ पॉइंट पर रुक जाएगा? क्यों? क्योंकि अभी इतनी, कौन सी वो फोर्स है जो इसको यहाँ रुकने नहीं दे रही? वो है इनर्शिया। तो इनर्शिया, रीस्टोरिंग फोर्स, इसको मजबूर करती है कहाँ आने पर? मीन पोजीशन पर आने पर। और जो इनर्शिया है इसको मजबूर करता है कि डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन। इनर्शिया वो फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं होता। यहाँ तक क्लियर हो गई? जो बता रहा हूँ ना, यही बुक में लिखना है, यही लिखा हुआ है। अब फिर कह रहा हूँ कि जब मैंने स्प्रिंग को हटाया, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको मजबूर किया वापस आने पे, इनर्शिया ने उसे मजबूर किया ना रुकने पर, क्योंकि इनर्शिया वर्क ही अगेंस्ट करता है। अगर आप उसे पुल करोगे तो वो पुश करेगा, अगर आप उसको पुश करोगे तो वो पुल करेगा। जो आप काम करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट जो वर्क होता है वो इनर्शिया है। तो इनर्शिया इसको मीन पोजीशन पर रोकने नहीं देगा। यही दो ऑब्जेक्टिव हैं जो कह रहा हूँ कि वो कौन सी फोर्स है जो बॉडी को मीन पोजीशन पर आने पर मजबूर करती है। कौन सी है? रिस्टोरिंग फोर्स। वो कौन सी फोर्स है जो बॉडी को मीन पोजीशन पर रुकने नहीं देती? इनर्शिया। आप देखेंगे मॉडल पेपर जब हम लोग करेंगे ना, उसमें ऑब्जेक्टिव कितनी दफ़ा आई हुई है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव लाजमी सहन में रखो और ये अपने पास कहीं लिख लो। ये वैसे बुक में है, निशान लगा लेना हो। अब बच्चे, जो फोर्स लगाई है ना, फोर्स, हुक्स लॉ पढ़ा था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन अ इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस क्या है यहाँ पर? वो फोर्स है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेन क्या तब्दीली क्या आई है? उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। ओ से ए डिस्प्लेसमेंट किया उसने। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, लेकिन यहाँ पर मैं एक साइन लगाऊंगा माइनस। वो क्यों लगाऊंगा अभी एंड पे बताता हूँ। जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट लगाऊंगा। के क्या है इसका? कांस्टेंट है। के क्या है इसका? कांस्टेंट है। अगर मैंने के कहलाता है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के ऊपर कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्टिफ है स्प्रिंग। जो स्प्रिंग स्टिफ होता है उसको खींचने में भी ज़्यादा फोर्स लगती है और वो ज़्यादा देर तक घूमता भी है। तो स्टिफनेस, अगर स्प्रिंग स्टिफ है तो इसका मतलब है के ज़्यादा है, के की वैल्यू ज़्यादा है। अगर जो है स्टिफनेस कम है तो के की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो अगर मैंने के मालूम करना हो, ये माइनस का साइन साथ आएगा, के बराबर हो जाएगा एफ ओवर एक्स के। दिस माइनस साइन, दिस नेगेटिव साइन shows that direction is always opposite towards the force। देखें, opposite towards the force क्या है? फोर्स में लगा रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ कह रही है? मुझे छोड़ो, मैं वापस उल्टी डायरेक्शन में जाऊंगी। तो डायरेक्शन की चेंज की वजह से मैंने यहाँ पर क्या साइन लगाया है? माइनस का साइन। नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके अपोजिट जो है उसकी डायरेक्शन है, इसीलिए इसको मैंने नेगेटिव साइन है। अब आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है, एफ किसके बराबर होता है? एम ए के। तो एफ की जगह पर मैं एम ए लिख लूँ, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब ए को एक साइड पर ले लूँ, ए बराबर हो जाएगा के एक्स ओवर एम के, इसी के बराबर हो जाएगा, माइनस का साइन कांस्टेंट। अब के भी एक कांस्टेंट है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी हर स्प्रिंग की। एम भी एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, या तो 10 किलो का। ये थोड़ी है कि हम जब स्प्रिंग में डाल देंगे तो उसका वजन चेंज हो जाए, वो भी कांस्टेंट है।
तो ये दोनों कांस्टेंट अगर हम हटा दें तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। यही तो डेफिनेशन लिखी है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, acceleration is directly proportional to its displacement and its direction is always toward a mean position। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है ना कि उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, जितना ज़्यादा खींचोगे उतनी ज़्यादा दूर जाएगा स्प्रिंग। शर्त क्या है? इलास्टिक लिमिट के अंदर रहना है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी। लिमिट क्रॉस करोगी तो वो भी लिमिट क्रॉस कर जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, वापस भी नहीं आएगा, आपकी बात भी नहीं मानेगा। ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना समझाना भी जो है नुकसानदेह होता है। बच्चे को कितना समझाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा जाओगे तो वो फिर बागी हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी बेचारा बागी हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई है ना बच्चे? कोई इशू तो नहीं है। अब इसी को ना एक्सप्लेनेशन में रिस्टोरिंग फोर्स समझ आ गई। रिस्टोरिंग फोर्स इज push or pull force whose direction is always toward the mean position। बुक में लिखी हुई है स्टेटमेंट, इसीलिए यहाँ नहीं लिख रहा, एग्जैक्टली लिखी हुई है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में इसी को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करोगे? उर्दू मीडियम को तो बड़ा मज़ा आएगा। सब फ़र्ज़ करें कि बॉडी जो है मास स्प्रिंग से जुड़ा हुआ था और वो मीन पोजीशन ओ पर था। मीन पोजीशन ओ से हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो पोजीशन ए पर चला गया जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन से जब हमने फोर्स हटाई तो वो वापस मूव किया अपनी मीन पोजीशन की तरफ। किस वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। जैसे ही वो मीन पोजीशन पर पहुंचने लगा तो इनर्शिया ने उसे मजबूर किया कि वो मीन पोजीशन पर ना रोके बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाए। एक एक्सट्रीम पोजीशन ये, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये। तो वो फिर क्या करेगी बॉडी? इसी के दरमियान ऑसिलेट करती रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक ना दे। एक वक्त के बाद रुक जाती है ना, उसकी वजह क्या है? रेजिस्टेंस फोर्स, हवा है, एयर फ्रिक्शन है, वो उसको रोक देता है। क्लियर? तो ये इतनी सी एक्सप्लेनेशन आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपने इसमें एक्सप्लेनेशन आगे हेडिंग डालोगे ऐसे एक्सप्लेनेशन में फिर डायग्राम असल में एक्सप्लेन करनी है। ये मैंने पहले इसलिए बनाई है कि आप लोगों को पहले समझाना मुझे ज़रूरी था कि ये है क्या बेसिकली। यहाँ पर डायग्राम बनाओगे, फिर लिखोगे लेट्स सपोज या कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एम इज़ अटैच्ड विद अ स्प्रिंग एंड इट्स पोजीशन इज़ मीन पोजीशन विच इज़ ओ। तो बॉडी कैसे ऑसिलेट करेगी? ओ से ए के दरमियान, फिर ए से वापस ओ के दरमियान, फिर ओ पर रुकेगी नहीं। किस वजह से नहीं रुकेगी? शाबाश मिनट। ओ से फिर बी के दरमियान और बी से वापस किसकी वजह से आएगी? ओ पर। बी से ओ पर क्यों आएगी? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। बी एक्सट्रीम पोजीशन है ना, तो वो इसी तरह से बॉडी ऑसिलेट करती रहेगी जब तक कि कोई रेजिस्टिव फोर्स उसको रोक ना दे। और इसका टाइम पीरियड मालूम करने के लिए कितने सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट या कितनी ऑसिलेशन होती क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी बेसिकली कि कितनी वाइब्रेशन कर रहा है एक सेकंड में, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, टाइम पीरियड है बच्चों, मार्कर भी कह रहा है बस करें। T इज इक्वल टू 2 पाई m/k। टाइम पीरियड 2 पाई मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है, यानी डिपेंड करता है k के ऊपर भी और m के ऊपर भी, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपका जो है टॉपिक है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लो VIP। और इस दफ़ा तो अब इस साल नहीं आया तो अगले साल आपके बारे में मैथ स्प्रिंग सिस्टम, जिसको मैथ स्प्रिंग सिस्टम आ गया उसको सिंपल पेंडुलम खुद ही आ जाए। तो ये अब आप लोग ने देख लेना। जज़ाकल्लाह।